हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज 20 अक्टूबर 2023 को हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और शुरू करते हैं हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो टुडे द इमेज विच यू आर सीइंग हियर रिलेट्स टू चंद्रभागा बीच। ठीक है, ये इमेज को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है बिकॉज ऑफ दिस बीच विच वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2018 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट दिस बीच, दैट इट्स अ बीच जहाँ पे आप जो है पानी जो समंदर का है वो रिसीड कर जाता है एंड देन यू कैन लिटरली वॉक ऑन द बीच विच अदरवाइज यू कैन वॉक ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ विच अदरवाइज इज अंडर द सी। तो इसी बीच पे देर इज अगेन अ सैंड आर्ट फेस्टिवल विच इज बीइंग celebrated from 1st to 5 of December 2023, and there are applications which you can submit, but the point here is this Chandrabhaga beach, so that you revise your UPSC PYQs। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि यूपीएससी अपने पीवाईक्यूज से क्वेश्चन बनाता है। दी इंस्पायर्ड क्वेश्चंस इन 2024 फ्रॉम पीवाईक्यूज विल बी डिस्कस्ड विद यू जब 2024 का एग्जाम होगा तो आप देखोगे कि पीछे जितने भी पीवाईक्यूज गए हैं आज तक, या जब भी हम आज भी एक यूपीएससी का अगर हम क्वेश्चन देखें तो दिस क्वेश्चन इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम अ पास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2014, जिससे ये इंस्पायर्ड है। तो दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2023 टॉक्स अबाउट द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आप ये देखो तो मैंने आपको हर बार ये बोला है कि जब भी आपसे बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाएं, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाएं, तो इट मींस दैट द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चन इज कि वो क्वेश्चन गलत होगा, वो पॉइंट्स गलत होंगे। क्यों? बिकॉज यूपीएससी नेवर वांट्स यू टू रिमेंबर एज मच फैक्ट्स एज यू कैन। बट द पॉइंट हेयर इज कि ये जितनी भी यहाँ पे चीजें पूछी गई है अबाउट द इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ योर स्टैटिक एंड फंडामेंटल्स, है ना। अगर आपको ये नहीं पता है देन यू आर नॉट सीरियस विद योर प्रिपरेशंस। ठीक है, इसको समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके लिंक करती है। सबसे पहली चीज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, या यू कॉल इट द ह्यूमन ज्योग्राफी और यू कॉल इट द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पर्टिकुलरली आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपका आ जाएगा मोबिलिटी वाला सारा, लॉजिस्टिक्स एंड मोबिलिटी वाला सारा सेक्शन। प्लस दिस ऑल्सो लिंक्स टू योर इंटरनेशनल रिलेशंस विद इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को छोड़ के अगर आप देखो तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को छोड़ के जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, इट रिलेट्स टू आर neighbors, two neighbors or three neighbors which are India's which share international boundary with India। तो इन पॉइंट्स को, ये कॉरिडोर्स कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज रेलिवेंट टू फिजिकल ज्योग्राफी जो पूछा जाता था हमेशा, दैट इज कि एक रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। अभी इनने पूछा है एक प्रोजेक्ट या एक जो कॉरिडोर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। सिमिलर, फाइन। आपको ये थीम समझना होगा और आपको इस थीम से रिलेटेड जो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं इंडिया में, या जो बाकी सारी चीजें आप देख रहे हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, वो कोई रिवर हो, वो कोई आप लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट देखो, पोलावरम देखो, या कोई भी रिवर देखो जिसका नेचुरल कोर्स हो, कोई कैनाल हो जो हम बिल्ड कर रहे हो, तो वो सारी चीजों का आपको स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आपको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा? बिकॉज these projects, infrastructural projects, are significant for agriculture, for international relations, for diplomatic relations, for the relations between the two countries, for the trade, for economy, and for the growth of the particular region। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वाज डी बिकॉज ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वेर नॉट करेक्ट, क्योंकि इसमें इन्होंने बस प्लेसेस को ही चेंज किया था। ठीक है, तो दिस इज सिलचर टू पोरबंदर विच इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर। और आईएमटी जो इंडिया और थाईलैंड का प्रोजेक्ट है, दिस इज नॉट विद दी चैंग माई, बट दिस बगान इन म्यांमार टू मोरे इन इंडिया। ठीक है, थर्ड वाज अबाउट द बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार, दैट इज बीसीआईएम कॉरिडोर। दिस कॉरिडोर कनेक्ट्स कनमिंग इन चाइना टू कोलकाता इन इंडिया, नॉट वाराणसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये वाराणसी से कनेक्ट नहीं करता बट कोलकाता में ही आके रुक जाता है ये प्रोजेक्ट। डन। सो अगेन देर आर
two news which I want to, 2 to 3 news which I want to discuss with you initially. Then we will shift to editorial section, and at the last we will see uh, editorial regarding the physical dimensions of physical geography of Asia. तो here is a festival called as Thiyam, ठीक है। और थीयम क्या है? थीयम इज अ रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस विद पैंथीस्टिक डेटीज। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये शुरुआत कर रहे हैं एक पैडी फार्मिंग सीजन की, जिसका नाम है पुंचा पैडी फार्मिंग सीजन। और इस टाइम पे कसरगोड डिस्ट्रिक्ट, जो कसरगोड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग पर्टिकुलरली एससी लोग, ठीक है, शेड्यूल कास्ट लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं ताकि वो स्टार्ट कर पाए अपने सीजन को, अपने पैडी के सोइंग सीजन को। तो इसको याद रखना है। And this is actually a start of a month called as Malayalam month of Thulam, that is mid October to mid November इनका ये मंथ स्टार्ट होता है। और इसी टाइम पीरियड में ये थियम परफॉर्मेंस होता है, पहली चीज। सेकंड, इसी टाइम पीरियड में इनका पैडी सोइंग सीजन स्टार्ट होता है। डन। इसको याद रखना जरूरी है बिकॉज दिस पर्टेन्स टू आर GS1 आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, सेक्शन। और उसमें भी हमें फोक ट्रेडिशंस के बारे में, ये फोक ट्रेडिशन से रिलेटेड है। सेकेंड इज मासा अमीनी, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आई गेस लास्ट टू लास्ट वीक। शी वाज शी इज अ कर्डिश ईरानियन वुमन हु डाइड इन द पुलिस कस्टडी लास्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, और इनको अभी यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट्स प्राइज मिला है। जस्ट अ जीके क्वेश्चन, ताकि आप इसको याद रख पाओ और आपको ये समझ आ जाए। सेकंड, यूएस से एक रिपोर्ट आया है विच टॉक्स अबाउट चाइना रेजिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सनल फास्टर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स। ये दो न्यूज मैंने इसलिए हाईलाइट की है ताकि आप समझ पाओ पहली चीज कि ऐसी जो न्यूज होती है, दिस इज जस्ट अ जनरल नॉलेज न्यूज, और इसको बस हमें इतना ही याद रखना है जितना इस न्यूज में दिया गया है, ठीक है। सेकंड, ये वाला न्यूज मैंने इसलिए हाईलाइट किया है ताकि आप ये समझ पाओ कि इस न्यूज का हमें नोट नहीं बनाना है, ठीक है। इस न्यूज को जस्ट हमें अपने माइंड के बैकग्राउंड में याद रखना है कि हाँ ठीक है, चाइना में न्यूक्लियर ग्रोथ उठ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। बस हमें इतना याद रखना है ताकि हमारे दिमाग में ये बिल्डअप होता जाए कि क्या हो रहा है। अगेन, जब हम इन चाइना यूएसए के एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो तब हमें ये चीजें पीछे बैकग्राउंड में होगी और हम उस रिलेशनशिप को बेटर वे में समझ पाएंगे। इन पॉइंट्स का, इन न्यूज का नोट नहीं बनाना है, इस न्यूज का नोट बना सकते हैं और इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। डन। Let's move to the editorial section and start our discussion about the editorials. This editorial talks about the shape of climate justice in a warming India. कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, और आपने अभी अभी अक्टूबर हीट का भी देखा होगा, ठीक है। आजकल तो दिल्ली में सडन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो G20 का जब समिट चल रहा था, उस टाइम पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में वी रीच्ड द एग्रीमेंट टू ट्रिपल आर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड वॉलंटरली डबल द एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स बाय 2030। दिस इज द की पॉइंट। और ये जो स्टेटमेंट है, इसको ऐसे ही, मतलब आप अपने नोट्स में लिखिए, दैट वी अंडरस्टूड दिस थिंग एंड वी रीच्ड दिस एग्रीमेंट so that we fasten and we increase the speed of energy transition. डन। एनर्जी ट्रांजिशन क्यों करेंगे? जस्ट टू स्टॉप दिस वार्मिंग एंड फेज आउट आर emissions. However, the summit did not reach a consensus on the contentious issue of phasing out the fossil fuels. क्यों? Because इंडिया का लार्ज जो है डिपेंडेंस किस पे है? कोल सेक्टर पे। Then there are two key narratives which emerged out of this energy transition debate. कि एनर्जी डिबेट के बाद, एनर्जी ट्रांजिशन डिबेट जो हमने यहाँ पे बोल रहे हैं, ट्रिपलिंग द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबलिंग द एनर्जी एफिशिएंसी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू नैरेटिव्स। वन इज इंटरनलाइजिंग द कॉस्ट, कि हम खुद से ही पे करें इस एनवायरमेंटल कॉस्ट का, और हम खुद से ही पे करें उन चीजों का जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। सेकेंड इज अबाउट द क्लाइमेट जस्टिस। व्हाट इज क्लाइमेट जस्टिस? कि कॉम्पनसेशन वो लोग दे जिन्होंने ऑलरेडी क्लाइमेट को डैमेज कर रखा है, ठीक है, पर्टिकुलरली पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज को। हाउएवर,
दीज टू नैरेटिव्स पोज अ चैलेंज ऑफ इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन जो है, दिस डिसप्रपोर्शनेटली इज अफेक्टिंग व्हाट, पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्यों? क्योंकि एक तो ये शिकार हो रखे हैं अंडर डेवलपमेंट का, और इनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिला नहीं, और जिनको बेनिफिट मिला उन्होंने क्लाइमेट को खराब कर दिया। क्लाइमेट को खराब करने के बाद ये पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर नाउ फोर्स टू व्हाट, reform and rehabilitate this climate by internalizing their own costs, because the funding pattern, as कल के एडिटोरियल में हमने देखा, that there is a need of around $3 ट्रिलियन। ठीक है, $3 ट्रिलियन, $3 बिलियन ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, किस लिए? फॉर दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। इसमें से $2 ट्रिलियन आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। तो दिस मच ऑफ फंडिंग पैटर्न एंड दिस मच ऑफ फंडिंग गैप इज देयर, और इस फंडिंग गैप को कर्ब करने के लिए, इस फंडिंग गैप को फुलफिल करने के लिए, वी हैव टू मैकेनिज्म्स। वन इज इंटरनलाइजिंग द कॉस्ट एंड सेकंड इज क्लाइमेट जस्टिस। डन। Then moving towards this, the other challenges about this inequality is, first is poor and marginalized communities, second is its impact on agriculture एंड फिशिंग कम्युनिटीज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज से तो सबसे पहला इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? एग्रीकल्चर पे ही पड़ता है। फिशिंग कम्युनिटीज पे इसलिए पड़ेगा बिकॉज सी लेवल राइज होगा, सी लेवल चेंज होगा, सी का पैटर्न चेंज होगा, सी का कंपोजिशन चेंज होगा। क्योंकि जितना ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट होगा उतने नए न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उतना जो ट्रैप्ड CO2 है वो रिलीज होगा, जो ओशियन का रेनफॉल का पैटर्न है, जो ओशियन का करंट्स का पैटर्न है वो चेंज होगा, तो फिशिंग कम्युनिटीज चेंज होंगी। पर्टिकुलरली ये कम्युनिटीज कोस्टल एरियाज में रहती है, तो इनका कोस्टल हैबिटेट चेंज होगा। However, India's highly unequal economic structure is exacerbating this carbon emission and social inequalities. क्यों? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी देयर इज हाई व्हाट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें हाई इनइक्वालिटी है इंडिया में। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर आप देखो तो उसमें भी इंडिया का रैंक जो है ऊपर है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बाद अगर आप इनइक्वालिटी की बात करो, क्विंटाइल रेशियो की बात करो, एट दैट पॉइंट ऑल्सो इंडिया इज हाईली इनइक्वल और हाईली अनइक्वल सोसाइटी व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। और इस चीज को एग्रेवेट कर रहा है, इस चीज को इंक्रीज कर रहा है दिस कार्बन एमिशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। Therefore, what is the overall impact on the energies in India's energy transition by all of this? तो इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी है अबाउट द ग्रीन एनर्जी टारगेट्स can potentially affect the livelihood of poor and worsen the existing class, caste, and regional disparities. The shift of renewable energy should consider its implication on manufacturing and regions heavy रिलायंस ऑन कोल प्रोडक्शन, जो कि मैंने पहले ही आपको बोला कि वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल प्रोडक्शन एंड कोल बेस्ड एनर्जी। तो उसकी वजह से भी हमें एक चैलेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा, फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। डन। हाउएवर, अब हमें एक जस्ट ट्रांजिशन कैसे लेना है, हम कैसे जस्टिस कर सकते हैं इस ट्रांजिशन अप्रोच के साथ? तो फॉर दिस जस्टिस वी नीड टू फर्स्ट इंश्योर टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव जॉब्स, एंड देन इंश्योर कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनको ज्यादा नुकसान ना हो, उनका नुकसान जो है हम रोक पाए, उनको लिमिटेड ही अफेक्ट हो जाए किस चीज से, इस एनर्जी ट्रांजिशन से। देन सेकंड इज वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल सेट एंड वी रिक्वायर जनरेशन ऑफ जॉब्स so that we transit ourselves from conventional economy, conventional energy to renewable energy। ठीक है, पर्टिकुलर जॉब सेट चाहिए होगा इसके लिए। जैसे हम अगर बात करें तो लिथियम बेस्ड इंडस्ट्री, बैटरी इंडस्ट्री, हम अगर बात करें सोलर एनर्जी इंडस्ट्री, तो इन सब के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट। ठीक है, टू जनरेट दैट एनर्जी। इस इंडस्ट्री में, सोलर बेस्ड इंडस्ट्री में, सोलर पैनल बनाने के लिए, सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट, वी रिक्वायर डिफरेंट डेमोग्राफी। उसके लिए हमें कुछ डिफरेंट लोग चाहिए जिनके पास वो जिनने पढ़ा हो, जिनने इंजीनियरिंग की हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। वी रिक्वायर जॉब्स टू बी क्रिएटेड इन दैट फील्ड, है ना, सो दैट पीपल स्टडी दैट फील्ड एंड देन employ themselves in that field, और उसी की वजह से then only we can differ ourselves from the fossil fuel industry to
new renewable energy. However, there is a particular concept जो हमें यहाँ पे समझना है, that is greening of federalism. अगर आप इंडिया का फेडरल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखो तो अ सिग्निफिकेंट रोल इज देयर ऑफ द सब नेशनल गवर्नमेंट्स, जो स्टेट बेस्ड गवर्नमेंट्स है उनका एक रोल है टू एड्रेस द क्लाइमेट कंसर्न्स. बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि जो ये सब नेशनल गवर्नमेंट्स है, जो स्टेट बेस्ड गवर्नमेंट्स है, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज जो है दैट आर नॉट दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सोच सकती है किसके बारे में? एनवायरमेंट के बारे में, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में. However, we require sub-national governments, we require state governments to understand this thing and prioritize this thing, to prioritize the climate justice. Therefore, we have a need of equitable and sustainable development in India, which should consider first societal and environmental inequalities and then highlight the key challenges of India's energy transition. Done. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल. और इस एडिटोरियल के साथ साथ मैं आपको दो तीन और न्यूज बताना चाहता हूं. फर्स्ट इज आर मेन स्ट्रीम मीडिया विच इज टर्निंग वॉइसेस इन इजराइल एंड पैलेस्टीन, और वो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी लेके अपना टीआरपी रेट बढ़ा रहे हैं. और यहाँ पे एक्चुअली में दिस कंटेंट इज बीइंग यूज्ड बाय दिस मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, टू कमर्शलाइज देयर ओन इंटरेस्ट्स. ठीक है. Second, PM Modi has given his statement about support for the Palestinian statehood. Earlier, we saw the talks over call between our PM and the Benjamin Netanyahu. And third thing, that is the bombardment of Gaza will continue, as has been said by the Israeli envoy. तो अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी इसराइल पैलेस्टीन का इशू जो है इन डिटेल डिस्कस कर लिया है. वी विल डिस्कस इट अगेन इन अ ब्रॉड, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस होगा एक अलग से वीडियो में, जिसमें हम इसराइल का बिगिनिंग और पैलेस्टीन का बिगिनिंग, अब्राहमिक रिलीजन्स का बिगिनिंग. बट वो वीडियोस हम कब करते हैं? जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है या ये कॉन्फ्लिक्ट एक पर्टिकुलर ब्रेक थ्रू पे आ जाता है. कल को अगर कोई ट्रीटी इनके बीच में साइन होती है, कल को कोई एग्रीमेंट आता है, कोई कंट्री आती है जो इनके बीच में सुलह कराती है, पीस कराती है, तो उस टाइम पे वी विल सी, और उस टाइम पे हम पूरा एनालिसिस देखेंगे कितने लोग मरे, कितना डैमेज हुआ, कितना माइग्रेशन हुआ, वॉर बेस्ड माइग्रेशन, और कितने रेफ्यूजीज क्रिएट हो गए यहाँ से. वो सब चीजें हम उस टाइम पे देखेंगे. बट एट दिस टाइम व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज कि आज 13 दिन हो गए हैं उस अटैक को, जब हमस ने अटैक किया था इसराइल पे. ठीक है. और अभी इसराइल इज कंटिन्यूइंग इट्स एयर स्ट्राइक ऑन द गाजा. और इसका ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट अगर आप अभी तक देखो तो बहुत सारे चिल्ड्रन डेथ्स एंड अदर हॉस्पिटल्स हैव बीन स्ट्राइविंग थ्रू दिस. और इसमें जो इंटरनेशनल रेस्पॉन्स हुआ है, तो यूएस एंड यूके से इसराइल को सपोर्ट मिला है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इसराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ is still valid. However, the point here is कि ये जो स्टैंड यहाँ पे यूएस एंड यूके ले रहा है, दिस इज नॉट मैचिंग द जियोपॉलिटिक्स और द ह्यूमन राइट्स सेंटर्ड फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम्स. ठीक है. और अभी अभी ह्यूमैनिटेरियन एड गया है इजिप्ट से इसराइल में. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि सिचुएशन इतना ज्यादा ग्रेव है कि 20 ट्रक से वहां पे कुछ नहीं होने वाला. देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट. ठीक है. कि अगर गाजा ने बॉम्बिंग, ये अगर हमस ने बॉम्बिंग की थी, तो गाजा के इनोसेंट पीपल को क्यों मारा जाता है, एंड व्हाई इज दिस कलेक्टिव पनिशमेंट इज बीइंग टेकन थ्रू इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑन द एंटायर एरिया, या क्यों एंटायर एरिया को ब्लॉकेड किया जा रहा है. तो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. कि कोलेटरल डैमेज एंड ऑल ऑफ दैट, because Israel's intent is to crush Hamas by reoccupying the Gaza. ठीक है. अब इस पूरे एनालिसिस का हम लास्ट में देखेंगे वंस दिस कॉन्फ्लिक्ट गेट्स ओवर. ठीक है. कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा और क्या नहीं रहा. टॉकिंग अबाउट अनदर एडिटोरियल जो एडिटोरियल पेज पे आया था, दिस टॉक्स अबाउट इंडियाज फूड सिस्टम. ठीक है. व्हाट इज अबाउट दिस इंडियाज फूड सिस्टम? तो दिस अभिषेक जैन, who is a director of Powering the Livelihoods. ठीक है. This is an independent think tank of which this Abhishek Jain is an director. What he wants to highlight and what he wants to discuss in this editorial is
फर्स्ट, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, रेजिलिएंट लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। तीन चीजें ऐसी है जो अगर टैंडम में नहीं चली, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड रेजिलिएंट लाइवलीहुड, अगर ये तीन चीजें टैंडम में नहीं चली तो द पॉइंट इज कि ये सारा कुछ क्या होगा, डीरियल होगा। इंडिया का डेमोग्राफी डीरियल होगा एंड इंडिया का इकोनॉमी डीरियल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इन तीनों चीजों पे ध्यान नहीं देते हो तो देन आपका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, आपका जो यूथ है ना, वो यूथ आपका हेल्दी नहीं होगा। वो यूथ हेल्दी नहीं होगा तो उसका पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में नहीं होगा। इकोनॉमी में यूथ का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो यूथ स्किल्ड नहीं होगा, वो एडुकेटेड नहीं होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। दैट इज वाई दिस न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिशन हैज इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस। कैसे इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस है? सबसे पहला चैलेंज है मैल न्यूट्रिशन का, एंड सेकेंड इज ओबेसिटी। अगर आप देखो इंडिया का डेमोग्राफी, तो आधा डेमोग्राफी तो ऐसा है कि जिसके पास खाना नहीं है, और आधा डेमोग्राफी ऐसा है कि जो बिल्कुल ही ओबीज हो चुका है और एनसीडीज का शिकार हो चुका है। ठीक है। सेकंड, द न्यूट्रिशन चैलेंज, कि जितने लोग अब खाना खा रहे हैं उनके खाने में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, वो हिडन हंगर फेस कर रहे हैं। एंड जितनी औरतें खाना खा रही है वो भी एक स्टेपल डाइट खा रही है जिसकी वजह से वो एनेमिक हो रही है। तो द पॉइंट इज स्टंटिंग, लो बर्थ वेट, डेथ रेट एंड दी व्हाट वी कॉल एज डेथ रेट, स्टंटिंग, लो बर्थ वेट एंड एनीमिया। इसके जो टारगेट्स हैं हमारे 2%, 2%, 2% एंड 3%, वो टारगेट्स हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर हमने इन तीन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है। Therefore, for this thing, we need to address this problem in two ways. One is income inequality. अगर हम इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करें तो लोग अच्छा खाना खा पाएंगे, जिसका एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट हमारे पास था, नरेगा। सेकेंड इज एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी को चेंज कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि जितना हमने खाना प्रोड्यूस करना चाहा उतना हमारा सॉइल और ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होता गया। जितना हम अनरेगुलेटेड इररेशनल यूज करेंगे एग्रीकल्चर का, चाहे आप ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को देखो, तो उसकी वजह से जो है एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर थ्रेटन होगा। तो अब जो ये पूरा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑथर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, अ ट्रायड अप्रोच। तो ये पहले बोलते हैं कि देयर इज इंडियन फूड सिस्टम इज स्ट्रगलिंग विद थ्री थिंग्स। ठीक है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा एक ट्रिनिटी का। वो ट्रिनिटी क्या है? सस्टेनेबल न्यूट्रिशन, रेजिलिएंट लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। हावेवर, इस चीज को टैकल करने के लिए ऑथर प्रोवाइड्स अनदर ट्रिनिटी। ठीक है। थ्री प्रोंग्ड अप्रोच ऑथर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको। पहला है फार्मर्स, सेकंड इज मिडलमैन एंड थर्ड इज कंज्यूमर्स। सबसे पहली चीज, जो बना रहे हैं खाना, जो फार्मर्स है, जो खा रहे हैं खाना, और तीसरे हैं मिडलमैन, जो सप्लाई चेन एक्टर्स हैं, जो मंडी में बैठे आड़ती है। ठीक है। तो कंज्यूमर डिमांड जो होगी, कंज्यूमर डिमांड शुड शिफ्ट फ्रॉम द स्टेपल थिंग्स टू मोर हेल्दियर थिंग्स। और ये डिमांड को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? दो चीजें, एक तो हम बिहेवियर को नज करेंगे और बिहेवियर को चेंज करेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, हम चीपर बनाएंगे उन प्रोडक्ट्स को, उन चीजों को, जैसे मिलेट्स, मोर हेल्दियर ऑप्शन, मोर सस्टेनेबल डाइट, उन चीजों को हेल्दी बनाएंगे, उन चीजों को चीप बनाएंगे, ताकि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो खाना खा रहा है, जो खाना खरीद रहा है, चाहे वो वीट खरीद रहा था तो उसके लिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डाल के वो, या चीप, उसको और चीप कर देंगे थ्रू पीडीएस सिस्टम, थ्रू गवर्नमेंट सप्लाई सिस्टम, उसको चीप कर देंगे ताकि वो एक ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट कर जाए। सेकेंड इज रेजिलिएंट इनकम्स, कि जब तक आप कंज्यूमर डिमांड को शिफ्ट करना चाहो, तो कंज्यूमर डिमांड को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? कि जब हम एक ग्राफ पढ़ते हैं कि जब भी एक इनकम में ग्रोथ होती है तो इंसान के रहने का खर्चा जो है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज नाउ ही इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स व्हाट, मोर हेल्दियर ऑप्शंस। वो अब अपने डाइट में हेल्दियर चीजें इंक्लूड करेगा। ठीक है।
तो देयरफॉर व्हाट वी नीड इज इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, और ये नेचुरल फार्मिंग को हमें इंक्रीज करना चाहिए, और इसी के साथ साथ हमें सब्सिडीज, इनपुट सब्सिडीज से चेंज करके हमें डायरेक्ट कैश सपोर्ट देना होगा। किसके लिए? फॉर इनपुट यूज, फॉर एफिशिएंट इनपुट यूज। ठीक है। देन एट द लास्ट यूजर प्रोवाइड दिस ऑथर प्रोवाइड्स अनदर थिंग दैट इज वैल्यू चेन्स। जो हम सप्लाई चेन में देख रहे हैं कि चाहे वो अनियन हो, टोमेटो हो, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं या जो भी हम सप्लाई चेन में देख रहे हैं, जिसकी वजह से कल को क्या होता है कि किसी एक फूड का शॉर्टेज हो जाता है, कोई एक फूड का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, सीरियल्स का प्राइस बहुत ऊपर चला गया, पल्सेस का प्राइस बहुत ऊपर चला गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो चीपर प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं, और उन चीपर प्रोडक्ट्स की वजह से क्या होता है, वो चीपर प्रोडक्ट्स जो है वो लो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो लो न्यूट्रिएंट डाइट होता है, और उसकी वजह से जो हम टैकल करना चाहते थे, दैट इज दी सस्टेनेबल डाइट, वो नहीं हो पाता। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं दैट वी नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ वैल्यू चेन विच प्रमोट्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव फार्म टू फोक वैल्यू चेन। ठीक है। जिसमें हम कॉरपोरेशंस एंड मिडलमैन को जो है, जो प्रोक्योर कर रहे हैं ऑलरेडी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स, और उनको एनकरेज करना होगा। एग्री टेक्नोलॉजी या एग्री टेक इंटरप्राइजेस, जो यंग एग्री टेक इंटरप्राइजेस है, इनको एनकरेज करना होगा। ठीक है। वेदर दैट इज इंडोर फार्मिंग, वेदर दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस्ड, माइक्रो ग्रीन्स फार्मिंग, ठीक है, या एल्गे बेस्ड फार्मिंग। ठीक है। तो वो सब फार्मिंग को हमें इम्प्रोवाइज करना होगा, एग्री टेक को हमें इम्प्रोवाइज करना होगा, उनको एनकरेज करना होगा। दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट दिस वैल्यू चेन, और उसी से हमारा इंडिया का जो फूड सिस्टम है वो जो है ठीक हो जाएगा। डन। देन देयर वाज दिस ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू जो यहाँ पे दो लोगों का हुआ है, वन इज बलवीर अरोरा एंड अनदर इज टीएम थॉमस आइजक। इन दोनों का इंटरव्यू किया गया है अबाउट the distribution of central taxes among the Indian states, particularly the southern states. तो it's being said that there is a divide, ठीक है, कि जो southern states हैं इंडिया के और जो northern states है, southern states and northern states, southern states have improvised on their demography, उनने population control कर लिया, उनने जो है ग्रोथ में आगे चले गए, उनने एजुकेशन में पैसा लगा के वो एजुकेशन वाइज आगे चले गए। बट द पॉइंट इज कि जो टैक्सेस वो लोग पे कर रहे हैं, वो टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं नॉर्दर्न स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन की बेसिस पे हम टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसकी वजह से द डिबेट इज दैट ये जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज क्रिएटिंग व्हाट, the southern states being punished for their success on these different aspects, whether we talk about demography or we talk about the distribution of central taxes. तो फाइनेंस कमीशन का क्या क्राइटेरिया है इसको लेके, अबाउट द इनकम डिस्टेंस रेशियो एंड पॉपुलेशन। सेकंड इज पॉपुलेशन बेस्ड एलोकेशन, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड इज अबाउट द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू सेट एंड एंड बाय 2026, और 2026 के बाद वी हैड दिस थिंग कि हमें सेंसस, नई वाली सेंसस जो अभी आने वाली थी 2022 में, 2021-22 में, उस पे काम करना था, बट दैट सेंसस इज डिलेड नाउ। तो अबाउट दैट ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर दिस थिंग। और इस ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल का मैंने यहाँ पे एक समरी दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लो। देयर इज नथिंग टू बी रिमेम्बर्ड आउट ऑफ इट, या इसमें से जो आपको समझना है, दैट इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड व्हाट आर द इश्यूज विद दिस। डन। तो उस पे दैट्स इट, एंड नथिंग मोर देन दैट इज टू बी अंडरस्टूड। आप इस एनालिसिस, आप इस थोड़ा सा समरी को आगे पढ़ लेना। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन माई नंबर जो इस स्लाइड के पहले में दिया हुआ है, दैट इज 9031036712, और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डन। At the last, I want to discuss this editorial about the earthquakes which are there in Afghanistan. ठीक है। अब इन earthquakes का क्या रिलेशन है, तो अगर आप अफगानिस्तान का फिजिकल मैप देखो, ठीक है, तो दिस स्टेट इज टेक्टोनिकली एक्टिव स्टेट। और अगर आप इसी का जियोलॉजिकल मैप देखो, इसी एरिया का, तो दिस एरिया जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जो दो सीज के बीच में आ गया था। जब इंडियन प्लेट, या ये पूरी प्लेट जो यहाँ से क्या नाम है इसका, क्रेटॉन और गोंडवाना की प्लेट थी,
ये जो गोंडवाना का लैंड था, ये लैंड जब कोलाइड किया किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, जो ये वाली प्लेट है, इस टाइम पे जो सारा मलबा था, जो फोल्डिंग हुई, जिस फोल्डिंग की वजह से हिमालयाज बना, दिस एंटायर एरिया जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस एंटायर एरिया इज टेक्टोनिकली एक्टिव। ठीक है। और दिस टेक्टोनिक एक्टिविटी इज क्रिएटिंग volcanoes in this tectonic activity is creating earthquakes in this area। ठीक है। ताकि आपको ये समझना होगा कि दिस इज द पॉइंट। ठीक है। दिस इज द पॉइंट जिसको हम पामेर नॉट बोलते हैं, द मदर ऑफ माउंटेन्स। ठीक है। यहीं से आपका जैग्रोस, यहीं से आपका टिग्रिस माउंटेन्स, यहीं से आपका हिंदू कुश, यहीं से आपका हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक्स, सब इमर्ज होता है। ठीक है। तो नाउ द पॉइंट इज, और वही चीजें फिर आगे जाके यहाँ पे अराकन योमा पे नीचे आती है, और वहीं जाके हमारा फिर अंडमान एंड निकोबार बनता है। द पॉइंट हियर इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द मदर ऑफ दिस माउंटेन्स। और उसी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से अफगानिस्तान सफर्स दीज earthquakes। ठीक है। तो देर आर रीजन्स फॉर द अर्थक्वेक्स, जियोलॉजिकल रीजन्स फॉर द अर्थक्वेक्स आर लिथोस्फेरिक, अर्थ लिथोस्फीयर सडनली स्लिप्स, और उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। टेक्टोनिक प्लेट की वजह से, अर्थ का लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू द टेक्टोनिक प्लेट्स, and then more earthquakes occur along the edges of these plates। stress and tectonic forces build up, और उसकी वजह से भी earthquakes आते हैं। faults and fault plains में भी earthquakes आते हैं। प्लेट बाउंड्रीज पे जो हीट एनर्जी क्रिएट होती है विद इन द अर्थ, दैट टू क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन अर्थक्वेक बिल्डिंग। और अफगानिस्तान में क्या रीजंस है? फर्स्ट इज अफगानिस्तान का लोकेशन ओवर मल्टीपल फॉल्ट लाइंस between India and Eurasian tectonic plate meeting. Second is tectonic activity because of the Eurasian plate and Arabian plate meeting on this region। और उसकी वजह से जो सबडक्शन हुआ था, और उस सबडक्शन की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी तक चलती जा रही है। एज वी नो दैट हिमालय इज स्टिल ग्रोइंग बाय इट्स हाइट। इंडियन यूरेशियन कोलिजन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जियोलॉजिकल फैक्टर्स, अदर जियोलॉजिकल फैक्टर्स आर द compression due to the upliftment of Himalayas and active fault system in this area, the Chaman fault which you can refer to, and the main Pamir thrust, जो Pamir knot मैंने बोला, वो वाला thrust। These are the particular reasons about this entire geological activity in Afghanistan. Done. With this, I thank you for being here, for streaming on to Perfection IES. I wish you all the best for your studies ahead. If you need any kind of mentorship regarding your preparations, you can directly ping me on this number 90310 36712 and write hashtag mentor, meet my mentor. Just mention this in your message and I'll get back to you within 24 hours. Jai Hind, Jai Bharat.